तो भाई आज हम पेपर कर रहे हैं मई जून 2020 और ये पेपर 1 वेरिएंट 1 है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है हमसे, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ द परचेज ऑफ अ कंज्यूमर गुड। द थिंग इज कंज्यूमर गुड होती क्या है? कंज्यूमर गुड वो गुड होती है जो फाइनली कंज्यूमर के हाथ में आती है, नोन एज फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो पहला ऑप्शन क्या बोलता है, अ फार्मर ओनर बाइज अ टेलीविजन। टेलीविजन इज अ फाइनल गुड यानी कंज्यूमर गुड है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। अ फार्मर ओनर बाइज एन एडिशनल लैंड। एडिशनल लैंड जो होती है वो, जो जमीन होती है वो कंज्यूमर गुड नहीं होती। फॉर फार्मर पर्सपेक्टिव, अ फार्मर ओनर बाइज फर्टिलाइजर फॉर देयर क्रॉप्स। मतलब फर्टिलाइजर इसलिए ले रहा है क्योंकि उसको क्रॉप्स की फसल बढ़ानी है, यानी उसको बम्पर क्रॉप चाहिए। तो ये भी नहीं हो सकता। बी और सी तो नहीं हो सकते। अब डी को पढ़ते हैं, अ फार्मर ओनर बाय सम फार्मिंग इक्विपमेंट्स। वो भी कैपिटल गुड्स हैं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। हमारा आंसर क्या होगा, ए। अब क्वेश्चन 2 पे आते हैं, बोल रहा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन इकोनॉमी। भाई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से क्या होता है, हम गुड्स एंड सर्विसेज को बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, बिकॉज उसकी नीड्स होती हैं, उसकी डिमांड होती है। अब पहला ऑप्शन क्या है, टू मेक गुड्स एंड सर्विसेज टू फुलफिल वांट्स एंड नीड्स, ये हो सकता है। टू प्रोवाइड एन इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, नहीं, ये तो मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, तो ये इससे लिंक भी नहीं कर रहा। टू प्रोवाइड टैक्स इनकम फॉर द गवर्नमेंट। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का काम ये नहीं होता कि गवर्नमेंट को टैक्स दे। टू रिड्यूस द एक्जिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल कॉस्ट, ये भी काम नहीं होता। तो सिंपली आंसर क्या है, ए। ये आप देखते ही कर सकते हो। अब नेक्स्ट आता है 3। द डायग्राम शोज अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व फॉर एन इकोनॉमी दैट कैन प्रोड्यूस कॉटन एंड कार्स। यानी ये जो कर्व है एक मैक्रो इकोनॉमिक का वो है, पीपीसी है। अब ये बोलता है कि हम उस पॉइंट्स को देखते हैं। देयर इज एन इम्प्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी, यानी टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हो रही है, यानी आपका प्रोडक्टिव पोटेंशियल बढ़ेगा। दैट कैन बी ओनली यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्स। इससे क्या होगा, सिर्फ कार्स की प्रोडक्शन बढ़ेगी। और इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी का ये मतलब नहीं कि कॉटन की आउटपुट कम हो जाएगी। कॉटन कॉटन सेम रहेगा, कॉटन का जो आउटपुट है वो सेम रहेगा, लेकिन जो कार्स है वो इंक्रीज कर जाएंगी। तो ये बोल रहा है बाय मूवमेंट फ्रॉम क्यू टू डब्ल्यू। क्यू टू अगर हम डब्ल्यू जाएंगे तो इसमें कार्स का आउटपुट नहीं बढ़ेगा, और तो ये भी नहीं होगा। बाय अ मूवमेंट फ्रॉम क्यू टू एक्स, अगर हम क्यू टू एक्स जाएंगे तो इसमें हम देख सकते हैं कार्स का आउटपुट बढ़ जाएगा, कार की प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो ये हो सकता है। बाय अ मूवमेंट फ्रॉम क्यू टू वाई, क्यू टू वाई, क्यू टू वाई में क्या होगा कि हम कार्स का आउटपुट तो बढ़ा लेंगे, कार्स का आउटपुट तो बढ़ा लेंगे, लेकिन हम कॉटन को कम कर देंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। और क्यू टू जी में क्या है, क्यू टू जी में क्या है, ये देखो, क्यू टू जी में क्या है कि हम इसको कम कर देंगे और कॉटन को बढ़ा देंगे। तो ये तीनों ऑप्शंस हमारे नल्लीफाई हो गए। तो हमारा सिंपल सा आंसर क्या है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। अगर हमारा पीपीसी यहाँ पे बनेगा भी तो किस तरीके से बनेगा, ये एक पिवट पिवट पीपीसी बन जाएगा, इस तरीके का पीपीसी बन जाएगा। तो इसीलिए हमारा आंसर बी है। अब क्वेश्चन 4 पे आते हैं, विच टॉपिक इज इंक्लूडेड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। विच टॉपिक इज इंक्लूडेड इन दी मैक्रो इकोनॉमिक्स, ओ सॉरी, माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स गवर्नमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक ग्रोथ आती है, इन्फ्लेशन आती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट आती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने सिर्फ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ी है। तो ये भी बहुत सिंपल सा था। व्हाट एस्पेक्ट ऑफ डीमेरिट गुड मींस दे आर ओवर प्रोड्यूस्ड। ओवर प्रोड्यूस का मतलब क्या है कि आपने ओवर कंज्यूम कर लिया है, ओवर कंज्यूम कर लिया है या ओवर प्रोड्यूस कर लिया, इसका मतलब क्या है, सोसाइटी को उसकी ज्यादा कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही है। लो कस्टमर डिमांड, तो इसका मतलब हरगिज नहीं है कि आपने उस गुड को ओवर प्रोड्यूस किया है। जो डीमेरिट गुड्स होते हैं या जो ओवर प्रोडक्शन या अंडर कंजम्पशन की बात होती है वो सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से होती है, कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से नहीं होती। जब हमने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पढ़ा था तो हमने ये चीज अच्छे से डिस्कस की थी। हाई प्रोडक्ट टैक्स, इसका भी इससे कोई लेना देना नहीं है। क्लियर प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन,
तो इसका भी उससे कोई लेना देना है। जब आपके पास एक प्रोडक्ट की क्लियर इन्फॉर्मेशन होती है तो आप उसको उसके हिसाब से कंज्यूम करते हो, या उसकी जो डेडलाइंस या वार्निंग्स होती है उसको फेस करते हो। ओवर प्रोड्यूस का मतलब क्या है कि उसका सोसाइटी में नेगेटिव कॉज ज्यादा है, लोगों को नुकसान ज्यादा पहुंच रहा है, थर्ड पार्टी कॉज ज्यादा है, इसीलिए इसका आंसर भी बी है। अब क्वेश्चन 6 पे आते हैं। द डायग्राम शोज मार्केट डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स। ये सिंपल सी मार्केट की डायग्राम है। टू व्हाट एक्सटेंट इज द मार्केट इज इन डिसइक्विलिब्रियम। हमने दो डिसइक्विलिब्रियम पढ़े हैं। अगर मार्केट के ऊपर मतलब इक्विलिब्रियम से ऊपर प्राइस हो जाए और नीचे हो जाए तो डिसइक्विलिब्रियम स्टेट होती है। अगर ऊपर होता है तो सरप्लस होता है और नीचे होता है तो शॉर्टेज होता है। सही है, ये दो कंडीशंस हमने पढ़ी हैं। अब ये पूछ रहा है P3, P3 का है, ये वाली चीज है। अब ये बोले P3 पे कितना शॉर्टेज होगा, मतलब यानी डिसइक्विलिब्रियम होगा, और नीचे इसने क्वांटिटीज दी हुई हैं। तो हम सिंपली यहाँ से इसको ड्रैग एंड डाउन करेंगे। एक लाइन हम डिमांड से नीचे लेके जाएंगे और एक लाइन हम सप्लाई से नीचे जाएंगे, तो ये हमारा शॉर्टेज है। Q5 से लेके Q3 के जो बीच में आ रहा है वो हमारा शॉर्टेज है, तो हमारा आंसर सिंपली डी है। ये ABC पे इसमें देखने का जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट सिंपली हमें आंसर मिल गया। सही है। और क्वेश्चन 7 क्या बोल रहा है? लिथियम इज एन एसेंशियल मेटल फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स फॉलोइंग अ 10% increase in the price of lithium. Supply has increased by 15%. This led to an increase in the price of electric cars. What is the price elasticity of supply for lithium? PES में क्या होता है? ऊपर आता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, यानी क्वांटिटी सप्लाइड। तो हमारे पास कितनी है? 15% से हमारी सप्लाई इंक्रीज कर रही है पॉजिटिव, और प्राइस कितने से इंक्रीज कर रही है? 10% से। तो परसेंट परसेंट से कट जाएगा, 15 डिवाइडेड बाय 10 करोगे तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 1.5। सही है, इसमें कोई मसला नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। द वेज ऑफ लेबर इन अ फर्म इंक्रीजेस, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली इफेक्ट ऑन द प्रोडक्शन प्रोसेस। मतलब जो लेबर की तनख्वाह है या उसकी जो कॉस्ट है वो बढ़ रही है, तो इससे प्रोडक्शन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो इससे प्रोडक्शन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो कैपिटल रिप्लेसेस लेबर इमीडिएटली। देखो, कैपिटल लाना, उसको लेबर को रिप्लेस करना, इट टेक्स टाइम। कैपिटल इतनी इजीली अप्लाई नहीं हो सकता। कैपिटल रिप्लेसेस लेबर इन द लॉन्ग रन। हाँ, लॉन्ग रन में हो सकता है, बिकॉज आज अगर लेबर की वेज बढ़ जाती है तो मैं सोच रहा हूँ कि लेबर को मैं रिप्लेस कर दूं, तो भाई मुझे मशीनरी चाहिए, हो सकता है वो मुझे इंपोर्ट करनी हो सकता है मुझे उसके लिए एक पूरा फैक्ट्री का सेटअप चेंज करना पड़े, या बहुत सारी कंस्ट्रक्शन का काम करना पड़े, या इंपोर्ट करना पड़े, इंपोर्ट में बहुत सारा टाइम लग सकता है। तो शॉर्ट रन में यानी इमीडिएटली तो नहीं हो सकता, लॉन्ग रन में हो सकता है। लेबर रिप्लेसेस कैपिटल इमीडिएटली, ये तो उल्टी बात कर रहा है, ये तो नहीं होगा। लेबर रिप्लेसेस कैपिटल इन द लॉन्ग रन। लेबर वैसे ही काम कर रहा है, अब लॉन्ग रन में उसको कहाँ खींचेंगे? तो इसका आंसर क्या होगा? बी। Which combination of influences would increase the level of borrowing by a household? मतलब कौन सी ऐसी कॉम्बिनेशन होगी इन्फ्लुएंस 1 एंड इन्फ्लुएंस में से 2 में से, जिससे हाउस होल्ड की बोरोइंग बढ़ जाएगी? हाउस होल्ड क्या होता है? कंज्यूमर सेक्टर होता है। तो पहला क्या है? बिकमिंग पेंशनर्स और हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। अगर आप पेंशनर बन जाओगे, अगर इन्फ्लेशन रेट ज्यादा होगा, तो आपके ख्याल में हम हमारी बोरोइंग बढ़ जाएगी या नहीं बढ़ेगी? तो ऑब्वियसली सेंस तो नहीं बन रहा। मतलब आप अगर आप पेंशनर हो, आप मतलब फिक्स्ड इनकम मिल रही है और इन्फ्लेशन ज्यादा है, तो आप बोरोइंग कर नहीं सकते। आप बोरोइंग तब करते हो जब आपके पास एक अलग से रास्ता होता है कि भाई मेरी इनको चुका सकता हूँ। तो ये तो नहीं हो सकता। ग्रेटर वेल्थ, लोअर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। आपके पास पैसे बहुत ज्यादा हैं और आपके पास अपने गुड्स एंड सर्विसेज में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो भी आप बोरोइंग नहीं करोगे। अ हायर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस एंड लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो आप बोरो करते हो। सही है, ये बात तो आपको डायरेक्टली क्लिक करी होगी। और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस भी ज्यादा है, कंज्यूमर को पता है वो पैसे रिकवर कर लेगा, वो कमा लेगा, और अभी कंजम्पशन करना लाजमी है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन सी सही है।
ऑप्शन डी भी पढ़ लेते हैं, हाइयर रेट ऑफ इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा। इंटरेस्ट रेट जब ज्यादा होगा तो आप इन्वेस्टमेंट या कोई भी पैसे जो बोरोइंग होते हैं वो कम करते हो। ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, अगर इंटरेस्ट रेट ही ज्यादा है तो आप क्रेडिट लेके करोगे क्या, आप ज्यादा कॉस्ट थोड़ी बेयर करोगे, तो इसीलिए इसका आंसर सी है। अब 10वां पढ़ते हैं, द ग्राफ शोज वुमेन्स वेजेस एज अ परसेंटेज ऑफ मेन्स वेजेस इन ईयर 1 एंड ईयर 2। अब स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं, यंगर वुमेन अर्न मोर देन ओल्डर वुमेन। भाई ये तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा, मतलब विमेन एंड मेन का क्लियर बताया हुआ है। अब उनकी एजेस का डेटा नहीं दिया हुआ, हम चेक कर लेते हैं। यंग वुमेन की दिया तो हुआ है, यंग वुमेन है नहीं वैसे यहाँ पे आई गेस। हाँ, इसको हम क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते क्योंकि ये जो ग्राफ है ना, और ये जो, हाँ, ईयर 1 में ईयर 2 में एज अ परसेंटेज ऑफ मैन वेजेस, तो यहाँ पे ये क्लियरिटी विमेन की, कौन यंग है कौन ओल्ड है ये हमें पता नहीं चल रहा। विमेन वेजेस रिमेन अबाउट द सेम बिटवीन द एजेस 40 to 50, 40 to 50 ये है। और वेजेस सेम कहीं भी नहीं है, देख रहे हो ग्राफ ऊपर नीचे हो रहा है, वेजेस सेम कहीं भी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। इन ईयर टू ऑल वुमेन्स आर अर्निंग मोर देन मैन, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये बातें कर रहे हैं ना अर्न मोर, और ये क्या है, वेजेस रिमेन सेम, अर्निंग मोर देन मैन, और हमें डेटा गिवन है परसेंटेज में, सही है। तो हमारा जो ऑप्शन या जो आंसर आएगा वो परसेंटेज में ही आएगा। इन ईयर टू विमेन आर अर्निंग मोर, अर्निंग अ हायर परसेंटेज ऑफ मेंस देन ईयर 1, तो मतलब यहाँ पे अच्छा खासा गैप है। इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं कि ईयर 2 में और जो ईयर 1 की जो अर्निंग्स हैं उनमें गैप काफी ज्यादा है, और ये परसेंटेज है। द ग्राफ शोज विमेन्स वेजेस एज अ परसेंटेज ऑफ मेन वेजेस इन ईयर 1, तो इसीलिए हमारा आंसर डी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, पीपल इनकम राइजेस और इनकम डिक्रीजेस, लोगों की इनकम डिक्रीज हो रही है, हाउ इज द प्रोपोर्शन स्पेंड ऑन फूड एंड लेजर एक्टिविटी लाइकली टू चेंज। अब जाहिर है जब आपकी इनकम कम होती है, आप क्या करते हो कि जो आपका जो लेजर एक्टिविटीज होती है, घूमना फिरना, उसको कम कर देते हो, सही है, उसको इंक्रीज नहीं करते। अगर आपकी इनकम डिक्रीज हो रही है तो आप लेजर एक्टिविटीज को कभी इंक्रीज कर ही नहीं सकते, इसीलिए आप बी और डी को पहले ही काट दो। अब बोल रहे हैं कि भाई अगर आपकी इनकम कम होगी तो आप फूड पे अपना एक्सपेंडिचर कम कर दोगे, ये भी सोचने वाली बात है कि भाई ऐसा कौन पागल होगा जो मतलब जिसकी इनकम कम होगी अपना खाने पे खर्चा कम कर देगा। इंक्रीज कर सकता है लेकिन डिक्रीज नहीं कर सकता, तो इसीलिए हमारा आंसर इसमें सी होगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, द टेबल शोज टोटल फिक्स कॉस्ट and total variable cost at different levels of output. At which level of output is average total cost is lowest? ना हमारे पास टोटल कॉस्ट है, ना हमारे पास एवरेज टोटल कॉस्ट है। फर्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, सिंपली हम फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। 1200 प्लस 1200 इज 2400, 1200 plus 2000 is 3200, and 1200 plus 2700 is 3900, and 36 plus 1200 is 4800। अब हमने टोटल कॉस्ट तो निकाल ली, टोटल कॉस्ट हमने निकाल ली, अब एवरेज कॉस्ट कर निकालने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टोटल कॉस्ट को डिवाइड करना होगा नंबर ऑफ यूनिट से। टोटल कॉस्ट हमारे यहाँ पे पास है 2400 और नंबर ऑफ यूनिट्स कितने 100, तो हमारी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, एवरेज कॉस्ट इज 2400। और इसी तरीके से अगर हम
देखें 3200 हमारी टोटल कॉस्ट है और नंबर ऑफ यूनिट्स 200 है। अब इनको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16 एवरेज कॉस्ट। और 3900 को 300 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13। और 4800 को हम डिवाइड करेंगे 400 से तो हमारे पास आ जाएगा 12। अब यहाँ तक हमें कैलकुलेशंस करनी थी, यानी सिंपली डेटा को निकालना था। अब ये पूछ रहा है लोएस्ट टोटल कॉस्ट कहाँ है, लोएस्ट एवरेज टोटल कॉस्ट कहाँ है। लोएस्ट कॉस्ट हमारी कहाँ है, लोएस्ट कॉस्ट हमारी ये रही 12 पे हमारी लोएस्ट कॉस्ट है। तो हम ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे डी, ए बी सी इनको रिजेक्ट कर लेंगे। आई होप ये क्लियर होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रेफर्स टू अ फर्म प्रोड्यूसिंग शूज। एक फर्म है वो शूज बना रही है और पूछिए कि किस लेवल ऑफ आउटपुट पे उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर जाएगा। भाई प्रॉफिट कैसे आता है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट कर लो। टोटल रेवेन्यू 1300 था, कॉस्ट 1000 थी, प्रॉफिट 300 का आएगा और यहाँ पे 400 का प्रॉफिट हो जाएगा। यूजुअली इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये हमारा ए है, ए माइनस बी करेंगे तो ये 3000 माइनस 2700 आएगा 300। 3400 माइनस 3200 करेंगे 200 आएगा। अब प्रॉफिट ज्यादा कहाँ हो रहा है, एट विच लेवल ऑफ आउटपुट डज द प्रॉफिट मैक्सिमाइज। प्रॉफिट हमारा 400 है और हमारा नंबर ऑफ यूनिट्स यानी पेयर ऑफ शूज कितना है 200। मतलब अगर हम 200 पेयर ऑफ शूज बनाएंगे तो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन 14 पे आते हैं। व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू लीड टू एन इम्प्रूवमेंट इन द लेबर प्रोडक्टिविटी इन एन इंडस्ट्री एंड इंक्रीज इन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ये डिपेंड करता है कि इसमें बोला मोस्ट लाइकली। द वर्ड मोस्ट लाइकली का मतलब क्या है, जो सबसे क्लोजेस्ट फैक्टर होगा ना जिससे लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। फॉर एग्जांपल मैं एक फर्म हूँ, अब मैं देख रहा हूँ मेरी इंडस्ट्री में कैपिटल इन्वेस्टमेंट आ रही है, नई नई मशीनरी आ रही है। अब लेबर को ये खतरा होगा कि यार मुझे रिप्लेस ना कर लें। जब इसको ये चीज होगी तो अपनी स्किल्स को बेहतर करेगा, वो जल्दी जल्दी काम करेगा, वो कॉम्पीट करना चाहेगा मशीनरी से। ऑल्दो उसको मैच तो नहीं कर पाएगा, वो चाह रहा होगा कि वो ज्यादा एफिशिएंट हो जाए, ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाए। तो कैपिटल की इन्वेस्टमेंट करने का मकसद ही ये कि एक फर्म सोच रही है कि लेबर को रिप्लेस करे। जब लेबर को ये इनसिक्योरिटी होगी, उसको लगेगा कि यार मुझे रिप्लेस करने की बात हो रही, तो अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश करेगा ए से। जब इनकम टैक्स बढ़ जाएगा ना, तो इनकम टैक्स का इफेक्ट किस कहाँ पे आता है, लोगों की इनकम्स पे आता है। लोगों की इनकम्स पे आता है, जैसे कि फर्म्स की प्रॉफिट पे आएगा तो उनको प्रॉफिट कम बचेगा। अगर बंदे की सैलरी पे लगेगी तो उसको नेट इनकम यानी डिस्पोजेबल इनकम कम मिलेगी। तो इसका इससे प्रोडक्टिविटी पे कोई लेना देना नहीं है। एंड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर द इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट। अगर अगर आपकी लेबर डिमांड इज द डिराइव्ड डिमांड ऑफ आउटपुट, अगर आपके आउटपुट की डिमांड बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है कि आप लेबर को ज्यादा हायर करोगे, नंबर ऑफ लेबर की डिमांड बढ़ा दोगे। तो ये भी नहीं हो सकता। एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री। पहले एक फर्म थी, अब 10 फर्म हो जाएंगी, तो मतलब उनकी डिमांड बढ़ जाएगी अल्टीमेटली कि लेबर को ज्यादा हायर करें, ये नहीं कि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं। तो इस केस में हमारा जो ऑप्शन वेल सूटेड है वो है ए, कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट की वजह से लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी और जो हमारा ओवरऑल जो प्रोडक्शन हो जाएगा वो एफिशिएंट हो जाएगा, प्रोडक्टिव वर्कफोर्स हो जाएगी, वेस्टेजेस कम हो जाएंगे। तो इसी वजह से हमारा आंसर ए है। क्वेश्चन 15 पढ़ते हैं। हाउ इज अ गवर्नमेंट मोस्ट लाइकली टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ मोनोपोलीज। पहला ऑप्शन क्या है, बाय इनकरेजिंग मर्जर्स इन द प्राइवेट सेक्टर, बाय इनकरेजिंग मर्जर्स इन द प्राइवेट सेक्टर। और दूसरा ऑप्शन क्या है, बाय एस्टेब्लिशिंग नेशनलाइज इंडस्ट्रीज। मतलब ये पब्लिक सेक्टर की तरफ हो जाए, टोटल पब्लिक हो जाए, पब्लिक इंडस्ट्रीज हो जाए। तो नेशनलाइज यानी पब्लिक गवर्नमेंट क्या बोलते हैं इसको, पब्लिक सेक्टर होता है या प्लान्ड इकोनॉमी होती है। जब वो नेशनलाइज होती है तो उसमें मोनोपोली कोई होता ही नहीं है, बस एक स्टेट ही सब चीज को कंट्रोल कर रही होती है। तो ये भी नहीं हो सकता। बाय इंकरेजिंग मर्जर्स इन द प्राइवेट सेक्टर, यानी हम प्राइवेट सेक्टर में क्या कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग फर्म्स को कंबाइन कर रहे हैं, यानी फर्म्स को बड़ा कर रहे हैं। तो इससे तो मोस्टली क्या बोलते हैं, मोनोपलीज ही फॉर्म होंगी।
और इसने हमसे बोला कहता है, इज अ गवर्नमेंट मोस्ट लाइकली टू प्रिवेंट, यानी मोनोपोलीज को हमें अवॉइड करना है, प्रिवेंट करना है। सही है। ऑप्शन सी क्या है, बाय प्रोमोटिंग द बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अगर हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल को प्रमोट करेंगे, बेनिफिट उसकी तरफ ज्यादा देंगे, तो फर्म्स चाहेंगी कि वो ज्यादा से ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करें, अपना मार्केट शेयर बढ़ाएं, सेल्स बढ़ाएं। उससे क्या होगा, अल्टीमेटली मोनोपोलीज ही होंगी। बाय रिड्यूसिंग बैरियर टू एंट्री इनटू इंडस्ट्री। बैरियर्स का मतलब क्या है कि हम किसी भी फर्म में या किसी भी इंडस्ट्री में इजीली घुस सकें। फॉर एग्जांपल, आज मुझे अपना टेक्सटाइल इंडस्ट्री खोलना है, तो मुझे उसमें सिर्फ बस इक्विपमेंट की कॉस्ट लगे। ये नहीं कि मैं गवर्नमेंट से लाइसेंसिंग कराऊं, पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स के पास जाऊं, यार मुझे ये कर दें, मुझे मेरा बिल क्लियर कर दें, मुझे अलाउ कर दें फैक्ट्री लगाने को। तो जितनी आपकी बैरियर्स टू एंट्री कम होंगी ना, आप उतना ही मोनोपोली को अवॉइड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक यूट्यूबर बनना है, तो आपको यूट्यूबर बनने के लिए कोई एंट्री बैरियर्स नहीं है, आप इजीली बन सकते हो। वही आपको न्यूज़ चैनल पे एक एनालिस्ट बनना है या पब्लिकेशन बोलने वाला स्पीकर बनना है, तो आपको बहुत सारे बैरियर्स आएंगे, आपको डिग्री करनी पड़ेगी, आपको रेलेवेंट एक्सपीरियंस चाहिए होगा। तो बैरियर्स जो होते हैं वो आपको रोकते हैं। आई गेस इसका आंसर भी आपको क्लियर होगा। और क्वेश्चन 16 क्या है, व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर में क्या इंक्लूड नहीं होता। कैपिटल स्पेंडिंग बाय फर्म्स, मतलब मशीनरी खरीद रही है, कौन खरीद रही है, प्राइवेट फर्म्स एंड इंडिविजुअल्स खरीद रहे हैं, तो ये तो इंक्लूड नहीं होगा। कैपिटल स्पेंडिंग बाय फर्म्स ये इंक्लूड नहीं होगा। और इसने हमसे पूछा है कि इंक्लूड नहीं होना चाहिए, तो अब आंसर हमारा ए ही होना चाहिए और होगा। इंटरेस्ट पेमेंट्स टू पेमेंट्स ऑन गवर्नमेंट्स बोरोइंग, ये गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड होगा। इन्वेस्टमेंट इन डिफेंस बाय द, ये भी रिकॉर्ड होगा। सब्सिडीज टू बस कंपनीज फ्रॉम लोकल, ये भी होगा। तो इसका आंसर क्या है, ए। व्हेन इज द बजट डिस्क्राइब्ड एज बैलेंस्ड। बजट बैलेंस कब होता है। बैलेंस हमेशा तब होता है जब आपके रेवेन्यूज और आपके एक्सपेंडिचर्स इक्वल हो जाएं। ऐसे ही होता है ना, व्हेन डायरेक्ट टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्स आर इक्वल, ऐसा नहीं हो सकता। व्हेन एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स आर इक्वल, नहीं। बजट तो लोकल होता है ना, कि जो गवर्नमेंट हर साल देती है, पाकिस्तान में जुलाई में। व्हेन गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड गवर्नमेंट रेवेन्यू आर इक्वल, जो मैंने शुरू में बात की थी, तो इसका आंसर सी होना चाहिए। व्हेन द डिमांड फॉर मनी एंड द सप्लाई फॉर मनी आर इक्वल, नहीं। बजट जो होता है वो लोकल इकोनॉमी के लिए होता है, जो हर साल रिन्यू होता है, जिसको फिस्कल बजट कहते हैं, जिसमें गवर्नमेंट अपने प्लान्स बताती है कि भाई हम यहाँ यहाँ पे स्पेंडिंग करेंगे, ये हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं। क्वेश्चन 18, द गवर्नमेंट विशेस टू इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ इन इट्स इकोनॉमी। भाई मेरी इकोनॉमी है, या मुझे अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना है, तो क्या एम होगा, क्या एम नहीं होगा टू अचीव दिस। द सेंट्रल बैंक इनकरेजेस बैंक लेंडिंग, मतलब इससे क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है, तो हमें ये नहीं चाहिए। द सेंट्रल बैंक लोअर्स इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट कम होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, तो इससे भी इकोनॉमी में ग्रोथ होगी, तो ये भी हमें नहीं चाहिए। द गवर्नमेंट इंक्रीजेस सेल्स टैक्स, जब गवर्नमेंट अपना सेल्स टैक्स इंक्रीज करेगी, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, प्रोड्यूसर कम सप्लाई करेगा, तो इससे हमारी ग्रोथ नहीं होगी, तो इसीलिए हमारा आंसर सी है। और डी में क्या है, द गवर्नमेंट सब्सिडाइज जो इंडस्ट्री, इससे भी ग्रोथ हो रही है। और हमें कौन सा फैक्टर चाहिए था, व्हाट वुड नॉट बी लाइकली टू अचीव दिस एम, तो आंसर हमारा सी ही है। अब 19 करते हैं, द गवर्नमेंट रीडिस्ट्रीब्यूट्स इनकम मोर इवनली, व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू इंक्रीज। जब गवर्नमेंट इनकम को रीडिस्ट्रीब्यूट करेगी मोर इवनली, तो क्या होगा, क्या होगा इन द सेंस, द इंसेंटिव टू वर्क, इंसेंटिव टू वर्क बढ़ जाएगा, नोट प्लीज। द लेवल ऑफ सेविंग बढ़ जाएंगी, नहीं। द नीड फॉर वेलफेयर पेमेंट्स, नहीं। द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इंक्रीज, तो इसमें मेरे हिसाब से आंसर आपका डी होना चाहिए। हाँ, डी ही है। द गवर्नमेंट रीडिस्ट्रीब्यूट्स इनकम मोर इवनली, व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू इंक्रीज, मतलब गवर्नमेंट क्या कर रही है,
अमीरों से पैसा लेके ये जो लो मतलब पुअर पीपल हैं या जो जिनको बेनिफिट्स नहीं है उनकी तरफ पैसे को लेके जा रही है। तो उससे क्या होती है, डिपेंडेंसी क्रिएट होती है। मतलब अगर कोई बंदा अनएम्प्लॉयड है, अगर आप उसको बेनिफिट्स दे रहे हो अनएम्प्लॉयड वाले, तो वो उसको वर्क करने का इंसेंटिव ही नहीं होगा। वो बोले मैं काम ही नहीं करता, पैसे आ तो रहे हैं। तो इंसेंटिव टू वर्क डिक्रीज हो जाएगा। जाहिर है सेविंग तो बढ़ नहीं सकती ना, जब आपकी इनकम ही नहीं है तो सेविंग कैसे बढ़ेगी। द नीड फॉर वेलफेयर पेमेंट्स, ये भी नहीं होगा। मतलब आप पहले से लोगों को पैसे दे रहे हो तो दोबारा वेलफेयर पेमेंट्स डबल थोड़ी करोगे। तो मतलब जो लोगों के पास पैसा आया होगा वो उन्होंने इकोनॉमिक एक्टिविटी करके कमाया नहीं होगा। तो उनकी स्पेंडिंग करने से क्या होगा, कंजम्पशन बढ़ेगी। कंजम्पशन बढ़ेगी, कंजम्पशन इज द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो उससे आपकी प्राइस लेवल बढ़ेगी। याद है ना, हमने इस तरह की डायग्राम पढ़ी थी, AD1 AD2। तो इससे आपकी प्राइसेस बढ़ जाती हैं। सही है, इसका आंसर डी है। The table shows indicator for the labor market of an economy in 2014 and 2018. According to the table, what is the most likely type of unemployment in 2018? Option A, cyclical, frictional, seasonal, and structural. सर। तो अच्छा, अब इसमें हम देखते हैं। देखो, टोटल एम्प्लॉयड वर्कर्स पहले 2014 में 25 थे, अब 28 मिलियन हो गए। तो मतलब ये पॉजिटिव है, इसमें कोई अनएम्प्लॉयमेंट वाला या अनएम्प्लॉयमेंट का टाइप कोई इन्वॉल्व नहीं है। लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट पहले 1 मिलियन थे, अब 2 मिलियन हो गए। तो इससे भी अनएम्प्लॉयमेंट कम ही हो रही है। तो इसमें कोई टाइप इनकरेज नहीं होगी। एम्प्लॉयमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग, पहले मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में 4 मिलियन लोग काम करते थे, अब 2 मिलियन लोग काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये कोई अनएम्प्लॉयमेंट है और यहाँ इसकी टाइप को भी हम डिस्क्राइब करते हैं। और सर्विसेज में क्या हो रहा है, कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। एम्प्लॉयमेंट पहले कम थी, अब ज्यादा हो रही है। यानी सर्विसेज में एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है और मैन्युफैक्चरिंग में एम्प्लॉयमेंट कम हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि एक इकोनॉमी का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। जो पहले एक मैन्युफैक्चर बेस्ड इकोनॉमी थी, अब वो सर्विस बेस्ड हो रही है। तो जो ये मैन्युफैक्चरिंग में एम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल अन इकोनॉमी। व्हेन द स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोनॉमी चेंजेस। तो इसीलिए हमारा आंसर डी होगा। सीजनल होती है, टेम्पररी होती है। फ्रिक्शनल जॉब सर्च टाइम होती है, जब आप एक जॉब से दूसरी जॉब में स्विच कर रहे होते हो। और सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट डिमांड डेफिशिएंट होती है। डिमांड डेफिशिएंट कब होती है, जब आपकी इकोनॉमी की डिमांड कम हो जाए। लेकिन यहाँ पे हमारी टोटल लेबर फोर्स सेम ही रही है, जिसकी वजह से हमारा आंसर डी है। What may directly cause economic growth? What may cause directly economic growth? देखो, अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी तो ग्रोथ तो होगी नहीं। टैक्सेस ज्यादा होंगी, ग्रोथ तो होगी नहीं। अगर इम्पोर्ट्स ज्यादा करेंगे तो ग्रोथ तो होगी नहीं। हायर लेवल ऑफ रिसोर्सेज, अगर हमारे पास रिसोर्सेज ज्यादा हैं और हम उनको यूटिलाइज कर रहे हैं तो हमारी ग्रोथ डेफिनेटली होगी। याद है हमने एग्रीगेट सप्लाई के फैक्टर्स पढ़े थे। डिस्कवरी ऑफ न्यू रिसोर्सेज से आपका एग्रीगेट सप्लाई राइट शिफ्ट कर जाता है। इससे आपका प्रोडक्टिव पोटेंशियल ऑफ एन इकोनॉमी बढ़ जाता है। जब भी एग्रीगेट सप्लाई राइट शिफ्ट होता है तो आप उसको इकोनॉमिक ग्रोथ मानते हो। अब आते हैं क्वेश्चन 22 पे। व्हाट वुड नॉट बी रिक्वायर्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स ऑफ कंज्यूमर प्राइसेस। जब भी हम CPI कैलकुलेट करते हैं या उसको बनाते हैं तो हमें क्या नहीं चाहिए होगा। देखो, बेस ईयर तो चाहिए होता है, और इसने हमसे बोला है जो नहीं चाहिए। द सिलेक्शन ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव रेंज ऑफ आइटम्स, बास्केट ऑफ गुड्स में नंबर ऑफ आइटम्स चाहिए होते हैं। द कैलकुलेशन ऑफ एवरेज वेज लेवल्स, वेजेस की तो हम बात ही नहीं करते, हम सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज की ही बात करते हैं। द वेटिंग ऑफ ईच आइटम इन द इंडेक्स, ये भी हम करते हैं। तो इसलिए हमारा आंसर बी होगा। क्लियर। तो इसका आंसर बी नहीं सी होगा। मैंने गलती में बी को मार्क कर लिया था। व्हाट वुड नॉट बी रिक्वायर्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इंडेक्स कंज्यूमर प्राइसेस, तो जिसका मतलब क्या था, द कैलकुलेशन ऑफ एवरेज वेज लेवल्स हम CPI में इंक्लूड नहीं करते। तो आंसर हमारा सी है।
अब इस पे आते हैं क्वेश्चन 23 पे। द टेबल गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट 3 इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इन 4 कंट्रीज। 3 इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं और 4 कंट्रीज हैं। अब इस क्वेश्चन को अच्छे से और टाइम सेव करने का तरीका क्या होता है कि आप डायरेक्टली स्टेटमेंट्स को पढ़ें और उनको वेरीफाई करने की कोशिश करें। अगर वो वेरीफाई हो जाएं तो मतलब जो आपका आंसर सूट करता है तो वो। अब हम स्टार्ट करते हैं। कंट्रीज विद हायर इन्फ्लेशन हैव हायर इंटरेस्ट रेट। मतलब हायर इन्फ्लेशन कहाँ है? एक कंट्री एक्स में है और एक कंट्री वाई में है। और हायर इन्फ्लेशन रेट भी इंटरेस्ट रेट भी हमें वही मिल रहा है 8.7 7.3। 3.7 के साथ 8.7 है, 3.6 के साथ 7.3 है। यानी हायर इन्फ्लेशन के साथ हायर इंटरेस्ट रेट्स भी हैं। तो मेरे हिसाब से ए हो सकता है। कंट्रीज विद हायर इंटरेस्ट रेट हैव लोअर अनएम्प्लॉयमेंट। अब हायर इंटरेस्ट रेट वाली तो यही दो हैं, ये वाली और ये वाली। अब क्या यहाँ पे लोअर अनएम्प्लॉयमेंट है? नहीं भाई, अनएम्प्लॉयमेंट भी सबसे ज्यादा है। तो ये वाले तो हमने कैंसिल कर दिए, यानी ऑप्शन बी को हमने कैंसिल कर दिया। ऑप्शन सी क्या बोलता है? द कंट्री विद द लोएस्ट इन्फ्लेशन हैड द हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। लोएस्ट इन्फ्लेशन हैड द हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखो हमारे पास जो डेटा है ना वो परसेंटेजेस में है। हम एग्जैक्टली नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड नहीं बता सकते। तो लोएस्ट इन्फ्लेशन के साथ 2.1 है और 1.4 है। हैज द हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। खैर हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी नहीं है तो ये भी नहीं होगा। द कंट्री विद द लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट हैड द लोएस्ट इन्फ्लेशन। अब इस स्टेटमेंट को पढ़ के आप कंफ्यूज हो जाओगे और आप पेपर में ऑप्शन डी को मार्क कर दोगे। अब ये क्या बोल रहे हैं? लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है और इसने सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट लिखा हुआ है। हैज द लोएस्ट इन्फ्लेशन। लोएस्ट इन्फ्लेशन तो है लेकिन लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। सही है, तो इसीलिए हम इसको भी रिजेक्ट कर देंगे। हमारा आंसर ए ही सही है क्योंकि हमारी इन्फ्लेशन जहाँ हाईयर है वहाँ इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा है। सही है, तो इसमें हमारा आंसर ए होगा। अब क्वेश्चन 24 पे आते हैं। व्हाट डिस्टिंग्विश अ मोर डेवलप्ड कंट्री फ्रॉम अ लेस डेवलप्ड कंट्री। क्या ऐसा फैक्टर है, क्या उनको डिफरेंशिएट करता है? तो पहला हमारा ऑप्शन क्या है? इन्फ्लेशन रेट्स आर हायर इन मोर डेवलप्ड कंट्री। इन्फ्लेशन रेट्स आर हायर इन द मोर डेवलप्ड कंट्री। ऐसा लाजमी तो नहीं है, ऐसा लाजमी तो नहीं है। इंटरेस्ट रेट्स आर हायर इन द मोर डेवलप्ड कंट्री, ऐसा भी लाजमी नहीं है। नेचुरल रिसोर्सेज आर हायर इन द मोर डेवलप्ड कंट्री, ऐसा भी नहीं है। रियल इनकम्स आर हायर इन द मोर डेवलप्ड कंट्री, ये बात मेरे को कहीं ना कहीं सही लग रही है। मतलब जितनी भी एक कंट्री की या मोस्टली जो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या बोलते हैं इसको, जो डेवलप कंट्रीज होते हैं ना उनकी रियल इनकम्स यूजुअली काफी ज्यादा होती है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान को आप कंपेयर कर लो यूएस के साथ या दूसरी कंट्रीज के साथ कंपेयर कर लो, तो जहाँ पे रियल इनकम होगी ना वो डेवलप कंट्रीज की ज्यादा होगी। जरा पाकिस्तान और यूएस का कंपैरिजन बनता तो नहीं है, पर जितनी भी डेवलप कंट्रीज देखोगे और डेवलपिंग कंट्रीज को आप कंपेयर करोगे ना तो डेवलप्ड कंट्रीज में आपकी रियल इनकम्स ज्यादा होंगी। और नेचुरल रिसोर्सेज यूजुअली डेवलपिंग कंट्रीज में होती हैं, जैसे इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश। वहां पे उनके पास एरिया होता है कि उनको और डेवलप कर सके। और इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट ये डिपेंड करते हैं। ये हाई डेवलपिंग, जैसे पाकिस्तान है डेवलपिंग कंट्री है लेकिन इन्फ्लेशन रेट ज्यादा है, तो इन्फ्लेशन रेट किसी भी कंट्री में ज्यादा हो सकती है। और इंटरेस्ट रेट भी साइमल्टेनियसली वही बात है, कहीं भी ज्यादा हो सकते हैं। और नेचुरल रिसोर्सेज भी यूजुअली डेवलपिंग कंट्रीज में ही होते हैं क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज ऑलरेडी यूटिलाइज होती है मोस्टली। तो इसीलिए हमारा आंसर डी होगा।
अब 25 पे आते हैं। एन एडिशनल 7,000 यूके चिल्ड्रन एंड पेंशनर फेल टू इनटू रिलेटिव पॉवर्टी बिटवीन 2013 एंड 2017। अब हमारे पास दो टाइप ऑफ पॉवर्टी होती है, एक रिलेटिव पॉवर्टी होती है और एक एब्सोल्यूट पॉवर्टी होती है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी में क्या होता है कि आप वाकई ही में गरीब होते हैं, आपको 3 टाइम का खाना नसीब नहीं होता, यानी रोटी कपड़ा मकान, आप इन तीनों चीजों को अच्छे से एक्सेस नहीं कर पाते। रिलेटिव पॉवर्टी में क्या होता है, आप कंपैरेटिवली पावर गरीब होते हो, मतलब एक जगह का स्टैंडर्ड है, आपके पास आईफोन हो, आपके पास एक कार हो, आपके पास एक अच्छा सा लिविंग स्टैंडर्ड हो, अगर वो आपके पास नहीं है तो आप पुअर हो रिलेटिवली। ये नहीं कि आप एब्सोल्युटली पुअर हो। जैसे अफ्रीका में लोग क्या है, खाने के लिए नहीं है, प्रॉपर वाटर वाटर नहीं है, सैनिटाइजेशन नहीं है, छत नहीं है रहने के लिए, तो वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी में फॉल करता है। व्हाट माइट बी द रीजन फॉर दिस? इसका रीजन क्या है? रीजन इसका क्या हो सकता है, सोचें आप लोग। डायरेक्ट टैक्सेस हैड इंक्रीज्ड एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस हैड फॉलन। मतलब ये सेल्स टैक्स की बात कर रहा है और इनकम टैक्स की बात कर रहा है, इससे इसका कोई लेना देना ज्यादा खास तौर पे नहीं है। रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वाज राइजिंग फास्टर देन पॉपुलेशन, इससे भी इसका कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है। द डेथ रेट वाज एक्सीडिंग द बर्थ रेट, मतलब ज्यादा लोग मर रहे थे एज कम्पेयर टू पैदा होने से, तो इसका मतलब क्या है, इसका कोई मतलब पॉवर्टी से या इनकम से कोई लेना देना नहीं है। मतलब अगर एक फैमिली में 4 लोग हैं, अगर उसमें से 2 मर जा रहे हैं, तो मतलब वो तो उनके पास इनकम उनकी बच जाएगी ना, तो ये भी उसका लेना देना नहीं है। द रियल वैल्यू ऑफ गवर्नमेंट वेलफेयर बेनिफिट्स हैड फॉलन। हाँ, मतलब गवर्नमेंट का एम क्या होता है, इक्वालिटी प्रमोट करना, सोशल वेलफेयर देना। अगर वो कम देगी तो मतलब मैं आपको पहले से कम फायदा दे रहा हूँ, तो मतलब जो पुअर पीपल हैं वो, या जो एक कंट्री में जितने लोग हैं वो रिलेटिवली पुअर हो जाएंगे, एब्सोल्युटली पुअर नहीं हो जाएंगे। इसीलिए इसका आंसर भी डी है। अब क्वेश्चन 26 पे आते हैं। Which changes usually result when a country develops and is able to provide free healthcare and good living conditions? जब आपको गुड लिविंग कंडीशंस मिलेंगी, फ्री हेल्थ केयर मिलेगी, इससे फायदा क्या होगा कि आपकी डेथ रेट कम हो जाएगी, यानी डेथ रेट फॉल्स फॉल्स डेथ रेट राइज नहीं होगा। और अच्छी हेल्थ केयर मिलने से, गुड लिविंग कंडीशंस मिलने से क्या होगा, आपकी लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, लेबर प्रोडक्टिव बढ़ जाएगी, लेबर ज्यादा काम करेगा, तो उससे क्या होगा, आपके बर्थ रेट भी कम हो जाएंगे। मतलब वो ज्यादा काम ऑफिस में बिता रहा है, ज्यादा काम वहां कर रहा है, पैसे कमा रहा है, तो इसीलिए आपका आंसर ए होगा। एग्री कर रहे हो? सही है। अब क्वेश्चन 27 पे आते हैं। व्हाट इज अ कोटा इन इंटरनेशनल ट्रेड? टैरिफ, टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स। टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स मतलब टैरिफ, टैरिफ लगा लेते हैं, यानी वो एक प्रोटेक्शनिज्म का मेथड होता है टैरिफ, तो टैक्स तो नहीं हो सकता। अ लिमिट ऑन द फिजिकल क्वांटिटी, ये हो सकता है। एन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल बैरियर, ये नहीं है। अ गवर्नमेंट ग्रांट टू इनकरेज प्रोडक्शन, नहीं ये भी नहीं है, तो इसका आंसर सी है। Many low income countries rely on export of raw materials such as coffee or iron or to earn them foreign currency. What is the disadvantages of this? Countries have a constant demand for raw materials. हो सकता है ये। International trade only benefits the importing countries. जो एक्सपोर्ट करता है इम्पोर्ट करता है, दोनों को फायदा हो सकता है। It is necessary for low income countries to belong to a free trade area. नहीं, जाहिर ही नहीं है। फ्री ट्रेड से आपको नुकसान भी होता है, सिर्फ फायदे नहीं होते, तो नेसेसरी तो नहीं है। रॉ मटेरियल्स है फ्लक्चुएटिंग प्राइसेस, ये बात है, मतलब रॉ मटेरियल्स की प्राइसेस काफी फ्लक्चुएटिंग करती है। अगर मतलब आज टमाटर की प्राइस कम हो गई, मैंगोज की प्राइस कम हो गई, राइस की प्राइस कम हो गई, तो पाकिस्तान को
ये नुकसान होगा, तो इसीलिए इसका आंसर डी होगा। कांस्टेंट डिमांड से कोई आपका नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उसमें आपकी डिमांड या आपकी सेल इंश्योर हो जाती है। अच्छा जी, अब करते हैं क्वेश्चन 29। व्हाट इज इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ द करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस पेमेंट, यानी व्हाट इज इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ द करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। तो इसमें हमारा क्या पहला ऑप्शन है, ऑल गवर्नमेंट इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर्स। गवर्नमेंट की इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर्स तो नहीं आती भाई। मनी विड्रॉन फ्रॉम बैंक अकाउंट, ये भी नहीं आता। इन्वेस्टमेंट इन अदर कंट्रीज बाय मैन्युफैक्चरर्स आता है, लेकिन इतना नहीं आता पूरा, मतलब वो दूसरी चीजें भी उसमें होती हैं, वो फाइनेंशियल सेक्टर में आ जाती है। ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, हाँ बैलेंस ऑफ पेमेंट के करंट अकाउंट में ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज का बैलेंस शो होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड जिसको कहते हैं करंट अकाउंट में, तो इसलिए हमारा आंसर डी होगा। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस पेपर का, क्वेश्चन नंबर 13। द टेबल शोज कंपोनेंट्स ऑफ जापान करंट अकाउंट बैलेंस इन ट्रिलियन येन, यानी येन जो है जापान की करेंसी का सिंबल है। 2011 और 2012 2 साल का डेटा गिवन है, और ये पूछ रहा है विच बैलेंस इम्प्रूव्ड बिटवीन 2011 एंड 2012। इम्प्रूव्ड बोल रहा है, सही है। पहला ऑप्शन क्या है, बैलेंस ऑफ गुड्स। बैलेंस ऑफ गुड्स तो ये रहा। अब बैलेंस ऑफ गुड्स इंप्रूव होना चाहिए। 2011 से 2012 ये वर्ष हो रहा है, पहले 1.61 था, अब 5.23 हो गया, यानी ये नेगेटिव में है, तो ये वर्स ऑफ हो रहा है, ये तो ये नहीं होगा। अब ऑप्शन बी में क्या बोल रहा है, बैलेंस ऑफ सर्विसेज, यानी पहले 1.76 था नेगेटिव का, अब -2.3 हो गया है, तो ये और वर्स ऑफ हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, बैलेंस ऑफ प्राइमरी इनकम, पहले 14 पॉइंट समथिंग था, अब 13 पॉइंट समथिंग हो रहा है, यानी ये डिक्रीज हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अब बैलेंस ऑफ सेकेंडरी इनकम, अब इसमें देखो पहले था -1.1, अब इससे डिक्रीज हो गया है -1.02, तो मतलब ये इंप्रूव हो रहा है, तो इसलिए इसका आंसर क्या है, डी। आई गेस आपको ये पूरा पेपर पूरे एमसीक्यू समझ में आए होंगे, अगर नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हैं।